हेलो स्टूडेंट, मैं निशा सिंह एक बार फिर से आप लोगों को अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है रेट सिंड्रोम, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से लिया गया है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप स्लाइड में देख रहे हो, एक आपको बेबी दिखाई दे रही, फीमेल बेबी है। इसका नाम है सोफिया बीबर। ये रिसेंटली रेट सिंड्रोम इसको डायग्नोज हुआ है। इसके और भी भाई बहन हैं, वो नॉर्मल है, लेकिन ये बेबी रेट सिंड्रोम में पाई गई है। इसमें इस जो मैंने पिक्चर यहाँ पे शो की है, ये गूगल से ली गई है। और इस पिक्चर में इस बेबी की एज 10 ईयर है। ये लुक वाइज आपको डिफरेंट दिख रही है, क्योंकि रेट सिंड्रोम में बेबी का न्यूरो डेवलपमेंट और साथ साथ में फिजिकल डेवलपमेंट दोनों ही प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस डिजीज के बारे में, इस सिंड्रोम के बारे में कंप्लीट जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। रेट सिंड्रोम, इट इज अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही कम पाया जाने वाला सिंड्रोम है। ऐसा नहीं है कि 100 बेबीज पैदा हुए हैं तो उसमें से 2 बेबीज में जैसे कंजेनिटल डिजीज पाई जाती हैं तो ये भी पाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कम पाया जाने वाला सिंड्रोम है। और रिसेंटली जो मैंने बेबी की अभी पिक्चर दिखाई थी, ये बेबी रिसेंटली अभी डायग्नोज हुई है रेट सिंड्रोम की। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो ब्रेन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। और इसके जो बेबी पाए जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ही होते हैं। वैसे बॉय भी पाए गए हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो बेबी पाए गए हैं वो गर्ल्स पाए गए हैं। इट इज मोस्ट गर्ल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। सीवियर मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, इसके अंदर मेंटल एंड फिजिकल दोनों तरह की डिसेबिलिटी बेबी के अंदर पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली ठीक से डेवलप हो रहा है और मेंटली डेवलप नहीं हो पा रहा है, जैसा बाकी डिसऑर्डर में दिखता है। ठीक है, कि पेशेंट अच्छे, जो बेबी है अच्छे से थिंक नहीं कर पा रहा है, थिंकिंग नहीं है, जजमेंट नहीं है। लेकिन इस तरह के जो बेबी में फिजिकली भी वो ठीक से प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें मेंटल एंड फिजिकल दोनों ही डिसेबिलिटी बेबी के अंदर दिखाई देती है। मेन सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया मतलब जो मसल्स, जो टोन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जो नॉर्मल जो बेबी में जो मसल टोन होना चाहिए वो नहीं रहता है, इसमें डिक्रीज रहता है। मसल्स स्पाज्म होंगे, पेशेंट में मसल्स स्पाज्म पाए जाएंगे। अब नॉर्मल गेट होगा, नॉर्मल गेट बेबी का नहीं पाया जाएगा। बेबी जो है वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करता है प्रॉपर तरीके से। जो बेबी होते हैं आई कांटेक्ट मेंटेन करने चाहिए, लेकिन ऐसा बेबी आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा और टो वॉकिंग उसके अंदर पाई जाएगी। जैसे नॉर्मली जब बेबी छोटे होते हैं, जब 1 ईयर, विदिन 1 ईयर होते हैं, तो वो वॉक करना सीखते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने पैर की उंगलियों से चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस तरह के जो बेबी होते हैं, वो जो रेट सिंड्रोम वाले होते हैं, जब वो इससे भी ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो फिर भी अपने पैर की उंगलियों से चलते हैं, तो ये टॉय वॉकिंग कहलाती है। तो ये मेन सिम्टम रेट सिंड्रोम के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी सिम्टम्स हैं, वो हम देखेंगे। 1 से 2 ईयर में जब बेबी 1 से 2 साल का होता है तो स्पीच, उसकी आवाज चली जाती है, स्पीच, लॉस ऑफ स्पीच हो जाता है। इशारों से ज्यादा बात करेगा। ठीक है, मुंह से अपने शब्द नहीं निकालता है। रिपीटेटिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट दोनों ही मिक्स्ड होंगे, रिपीटेटिव भी होंगे, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका जो पाया जाएगा वो 1 से 4 साल की जब उसकी एज होगी उसमें पाया जाएगा। सीवियर साइकोमोटर रिटार्डेशन, साइको मोटर दोनों ही तरह के, साइको भी और मोटर मोटर दोनों ही उसमें रिटार्डेशन देखने को मिलेंगे, वो भी सीवियर। ठीक है, रेट सिंड्रोम के अंदर ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे, लेकिन सीवियर, कम एज के अंदर ही, कम टाइम में ही पेशेंट में साइकोमोटर रिटार्डेशन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, अपेक्सिया पाया जाता है। अपेक्सिया मतलब होता है नॉर्मल मूवमेंट ना होना। जो नॉर्मल मूवमेंट जो बॉडी का होना चाहिए वो नहीं पाया जाएगा। पहले हैंड फ्लैपिंग पाया जाएगा। हैंड फ्लैपिंग का मतलब कि जो बेबी है वो नॉर्मल अपने हाथ उसको कैसे स्ट्रेस करने हैं, कैसे उसका मूवमेंट करना है, ऐसे ना करके, नॉर्मल तरीके से ना करके, वो अब नॉर्मल तरीके से उसका मूवमेंट करता है और जल्दी जल्दी हाथों को बहुत तेज तेज हिलाता है। प्रेजेंस और माइक्रोसेफेली, प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसेफेली का मतलब है जो बेबी का जो हेड जो नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल हेड का जो साइज होना चाहिए, जो हम एनेटमी होती है देखने में कि इस साइज का बेबी का हेड होना चाहिए, जो डायमीटर होना चाहिए, वो ना हो के हेड नॉर्मल बेबी के हेड से
छोटा होता है, तो माइक्रोसेफेली हेड पाया जाएगा। ठीक है, रेट सिंड्रोम। नेक्स्ट जो मेन सिम्टम पाया जाता है बेबी के अंदर, स्क्लेरोसिस पाया जाता है। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है जो स्पाइन है उसका नॉर्मल वे में नहीं होना। जो हमारा जो स्पाइन होता है उसका कर्वेचर जो होता है वो जिस पोजीशन में होना चाहिए उस पोजीशन में ना होकर वो इधर उधर या कर्व्ड शेप में हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला सिम्टम भी बेबी के अंदर पाया जाता है, स्पेशली एडोलेसेंट बेबी में देखने में मिलता है। पेरिफेरल मोटर डिस्टर्बेंसेस भी बेबी के अंदर देखने में मिलता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स आपको मेन सिम्टम में बताए थे। ठीक है, तो एक एक टर्म्स जो ठीक से अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं उसको अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको शो करती हूँ। लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था मेन सिम्टम में कि बेबी का जो हेड है वो नॉर्मल नहीं होता है रेट सिंड्रोम के अंदर। तो ये आप डायग्राम में देख रहे हो, और इस टर्म को क्या बोलते हैं, माइक्रोसेफेली, जब बेबी का नॉर्मल हेड नहीं होता है। ये आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एक नॉर्मल बेबी का हेड है। ठीक है, नॉर्मल शेप है, नॉर्मल डायमीटर है, लेकिन जो रेट सिंड्रोम का जो बेबी होगा जिसको माइक्रोसेफेली होगा उसका जो ब्रेन जो होगा और जो ब्रेन का जो साइज होगा, हेड का जो साइज होगा कुछ इस टाइप का होगा। तो बेबी जो है वो कुछ इस तरह के हेड के साथ हमें दिखेगा। ठीक है, फिर मेन सिम्टम में हमने एक ट्रम और देखा था। ठीक है, एक प्रॉब्लम मैंने और बताई थी जो बेबी के अंदर पाई जाती है, जिसको स्पोलियोसिस बोलते हैं, जो आपको दिख रहा है डायग्राम में, स्पोलियोसिस। ये एक हेल्दी स्पाइन है। ठीक है, नॉर्मल कर्वेचर है स्पाइन का, तो ये एक हेल्दी स्पाइन है। अब ये थोरेसिक स्पोलियोसिस हो गया है एडोलेसेंट के अंदर, फीमेल एडोलेसेंट के अंदर। देखिए ये किस तरह से कर्व फॉर्म में बेबी की जो स्पाइन है दिख रही है। इसके बाद ये लंबर स्क्लेरोसिस हो गया है। लंबर जो वर्टेब्रा होती है वहां से कर्व्ड फॉर्म में स्पाइन हो गई है। फिर ये थोरेसिक नंबर स्क्लेरोसिस बेबी के अंदर हो गया है। फिर ये कंबाइंड स्क्लेरोसिस हो गया है। तो ये टाइप्स ऑफ स्क्लेरोसिस है जिसमें बेबी का जो नॉर्मल जो स्पाइन है वो नहीं रहता है, वो अब नॉर्मल स्पाइन कर्वेचर उसका बन जाता है। तो ये रेट सिंड्रोम के अंदर इस तरह का सिम्टम मेन बेबी के अंदर देखने में आता है। फिर मेन सिम्टम में एक टर्म और मैंने आपको बताया था कि बेबी के अंदर हाइपोटोनिया डेवलप हो जाता है, डिक्रीज मसल टोन, जो आप डायग्राम में देख रहे हो इस पिक्चर में, कि बेबी को अब्डोमेन की तरफ से होल्ड किया हुआ है। जब बेबी को अब्डोमेन की तरफ से होल्ड किया हुआ है तो उसके 4 लिम्ब, हैंड एंड लेग्स दोनों किस तरह से, और साथ साथ में हेड भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब उसका जो मसल टोन है वो डिक्रीज हो गया है। और जब उसके हैंड को ऐसे होल्ड किया हुआ है तो उसका हैंड किस तरह से पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब उसका जो मसल टोन है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिया। तो रेट सिंड्रोम के अंदर बेबी के अंदर हाइपोटोनिया देखने में आता है। फिर एक सिम्टम की और मैंने बात की थी जिसका नाम था हैंड फ्लैपिंग। तो जो हैंड फ्लैपिंग वाला जो बेबी होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। एक सेकंड में वीडियो चलाती हूँ, देखिए आप। वो इस तरह से अपने हैंड्स का मूवमेंट करता है, बहुत फास्टली करता है और एक अबनॉर्मलिटी शो करता है। तो रेट सिंड्रोम में ये वाला हैंड फ्लैपिंग सिंड्रोम, हैंड फ्लैपिंग डिसऑर्डर भी बेबी के अंदर दिखाई देता है। एक अबनॉर्मल मूवमेंट चल रहा है हैंड का, वो जोर जोर से अपने हाथों को मूव कर रहा है। ध्यान से देखिए, एक बार और दिखा देती हूँ मैं। ओके, आई होप आपको रेट सिंड्रोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।